नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोविड से अपने आप को एकदम सुरक्षित रखे होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। मेरा ये वीडियो वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इन दोनों टॉपिक को, दोनों विषयों को आप सब ने अच्छी तरह से सुना ही होगा। आजकल हर दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस, चाहे वो कहीं भी हो रही हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में, मोस्ट प्रॉब्ली इसी टॉपिक से रिलेटेड होती है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि हमारी वातावरण और हमारे पानी में, जलवायु में परिवर्तन। तो इन चीज़ों का अनुभव आपको भी हुआ ही होगा कि हमारे वातावरण में अब कितना चेंज आ चुका है। मतलब किसी भी चीज़ की कोई चीज़ एक फिक्स नहीं है। पहले होता था कि ये वर्षा का सीज़न है, इसमें इतनी वर्षा होगी, और ये गर्मियाँ आ गई, अब इतनी गर्मी होगी, सर्दियाँ आ गई, अब इतनी सर्दी होगी। लेकिन अभी आजकल कुछ फिक्स नहीं है, आप सबको पता है। बारिश के सीज़न में ना होके थोड़ी और आगे 1-2 हफ्ते और एक्सटेंड होके फिर होती है, और होती है तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी को हम जलवायु परिवर्तन का नाम देके क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं। जितनी भी आजकल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें इसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा होता है। सारे एक्सपर्ट्स यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत ही बड़ा खतरा एक पूरे यूनिवर्स पर है कि क्या होगा आगे आने वाली जनरेशन क्या क्या चीज़ें फेस करेंगी, आई डोंट नो। तो क्लाइमेट चेंज क्यों है? क्लाइमेट चेंज क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण पानी या तो बहुत ज़्यादा बरसता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती, कहीं कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है। तो इसी के कारण पानी के क्राइसिस हैं, यानी कि वाटर क्राइसिस हैं। सबको पता है कि पानी कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, या फिर एक लिविंग क्रिएचर के लिए पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो पानी के कुछ फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पानी क्या है। पानी तो क्या है तो सबको पता है। पानी मतलब कि हमारा जो पूरा अर्थ प्लैनेट है उसका 97% जो कवर्ड एरिया है वो पानी से ही कवर्ड है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इतना पानी है, अवेलेबल है धरती पर, तो फिर हम क्यों ऐसा कहते हैं कि वाटर क्राइसिस है और पानी नहीं है, पानी की कमी हो रही है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि 97% जो पानी अवेलेबल है वो एक सॉल्टी वाटर है, समुद्र के रूप में उपस्थित है धरती पर, जो पिया नहीं जा सकता। नमकीन पानी, सॉल्टी पानी कोई नहीं पी सकता। रिमेनिंग रह गया 2% और 1%। 2% हमारी पृथ्वी पर ग्लेशियर्स के रूप में उपलब्ध है, यानी कि बर्फ़ के पहाड़। और 1% पानी जो है सिर्फ वो ड्रिंकेबल वाटर है, और सिर्फ हम वो पी सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1% पानी हमें खुद भी यूज़ करना है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेव करना है, तो कैसे हो सकता है? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कैसे सस्टेन करें वाटर को, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हर कंट्री में ही है, ऑलमोस्ट अब हर जगह ही है। और इंडिया में तो वैसे भी कितना पानी यूज़ होता है सबको पता है। जो काम यहाँ पर पानी से ही होते हैं वो बाहर की कंट्री में उसके लिए दूसरी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। तो ये है पानी। कोई भी जीव, मैंने पढ़ा है और सुना है कि पूरे 1 महीने तक बिना खाने के कोई भी जीव रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 1 वीक से ऊपर वो नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी का 60% जो है भाग वो पानी का ही है। मतलब हमारी बॉडी में 60% पानी अवेलेबल रहता है। तो इसलिए पानी इतना इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। और फिर अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स कैसे सर्वाइव करेंगी? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसी से संबंधित मैंने अभी एक वाटर समिट हुआ था एक टाइम्स का, और टाइम्स न्यूज़ में उसको कवर किया था, उसका रेफरेंस मैं लेती हूँ। मैंने इसमें ये पढ़ा था कि जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे थे उन्होंने ये बताया कि अब 50% पॉपुलेशन, एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी साफ़ सुथरा पानी नहीं एक्सेस कर पाती है, और उन्हें गंदा पानी या पानी को फ़िल्टर करके या जैसे भी वो लोग करते होंगे करके ही उस पानी को यूज़ करना पड़ता है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि
2030 ईयर तक, टिल द एंड ऑफ 2030 हमारी 40% पॉपुलेशन जो होगी वो साफ़ सुथरा पानी एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो अभी आप समझ लीजिए कि अभी 2020 चल रहा है, तो और 10 साल बाद क्या स्थितियाँ होने वाली हैं, स्थितियाँ कितनी गंभीर होने वाली हैं, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो इसलिए कहते हैं कि सेव वाटर, आज है तो कल, अगर आज पानी सेव कर रहे हैं तो कल काम आएगा, जल है तो कल है, ऐसा कोट मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ है। और इसीलिए ये हमारी सस्टेनेबिलिटी गोल में भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG गोल हैं उनमें पॉइंट नंबर 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर सभी की ज़रूरत है और इसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको सस्टेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी समिट में ये भी बताया गया कि हमारी 21 सिटीज़ जो हैं वो उनमें अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है उनका बिल्कुल ना के बराबर होने वाला है या हो चुका है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उसमें दिल्ली भी एक है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है, ये सिटीज़ का रेफरेंस उसमें दिया गया था। और ये बताया गया था कि इन सिटीज़ में अंडरग्राउंड वाटर ना के बराबर है। फिर इसी पॉइंट से संबंधित बात आती है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो तो अंडरग्राउंड वाटर ही यूज़ करती है, इतना ही नहीं बल्कि 85% जो रूरल इंडिया है वो अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड है और उसी से वो सरवाइव करते हैं, उसी से उनका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब अगर अब पानी अंडरग्राउंड वाटर से ही वो सब चीज़ें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है अंडरग्राउंड वाटर और हमें उसका लेवल मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में धान की खेती ले लीजिए, धान की खेती बहुत ज़्यादा उसमें पानी यूज़ होता है, धान बहुत ज़्यादा पानी लेकर बड़े होते हैं, धान की खेती मतलब जो बहुत ज़्यादा पानी से होती है। तो अभी जब धान की खेती का समय था मई जून के टाइम पे, तब सरकार ने भी यह योजना बनाई और ये पॉलिसी एक मैंने सुना था कि न्यूज़पेपर में आया था कि किसान जैसे हरियाणा या अपना पंजाब हुआ, यहाँ के किसान जो हैं धान की खेती ज़्यादा करते हैं, तो अगर वो धान की खेती ना करें और दूसरी फसल उगाएं तो उसमें सरकार ने उन्हें बहुत सब्सिडी दी थी और भी बहुत सारे उनको ऑप्शन उनको ऑफ़र किए थे कि आप ये कीजिए तो इसमें पानी भी कम यूज़ होगा और हम इसमें सब्सिडी भी देंगे। ये तो मुझे नहीं पता कि कितने फार्मर्स ने उसको ऑप्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ सरकार ने उनको ये ऑफ़र किया था। तो ये कोई मतलब कि ये इसका कोई उपाय नहीं है कि हम ऐसे वाटर को सस्टेन करें, ऐसा मुश्किल है कि ऐसा, क्योंकि धान जो है एक इम्पॉर्टेंट फसल है हमारे इंडिया की। धान काफ़ी लोग करते हैं और धान इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए इस धान की खेती के लिए स्पेशली हमारी संस्था ने ये हाइड्रोपोनिक मशीन एक डेवलप करी। इसके साथ काम करते हुए हमें 10 साल हो गए और सरकार ने भी इसे सत्यापित किया। ये एक छोटा सा मॉडल है, इस तरह की हाइड्रोपोनिक मशीन होती है और इसके अंदर हम ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिससे कि जो धान की पौध होती है वो 7 दिन में ही बड़ी हो जाती है और उसको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है सीधा खेतों में। इसके लिए सरकार ने भी इस मशीन को सत्यापित किया था कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसका यूज़ फार्मर्स को करना चाहिए। इसमें ना सिर्फ धान की पौध तैयार होती है बल्कि इसमें अपने जो हमारे ये गाय भैंसे जितने भी हमारे जानवर हैं इनके लिए चारा इसमें उगाया जाता है और 12 महीने इसमें हरा चारा, वो भी न्यूट्रिशियस चारा इसमें उपलब्ध रहता है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा साल भर अपने गाय भैंसों को उनको हरा और अच्छा चारा उपलब्ध करा सकते हैं इसके थ्रू। हमारे यहाँ पर इस हाइड्रोपोनिक मशीन का जब इसकी धान की बुआई का समय होता है तब इसका बहुत यूज़ होता है। हमारे पानीपत हरियाणा की साइड के जितने भी फार्मर्स हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमसे धान की पौध लेते हैं और हम उन्हें फिर ट्रांसप्लांट करा के उनके फील्ड में उनको देते हैं और उनका ये भी मानना है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर हम मैनुअली पौध तैयार करें तो उसमें
लगभग 25 से 30 दिन का समय लग जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 7 दिन में ही पौध तैयार हो जाती है। उसके लिए हमें बारिश का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैनुअली हमें बारिश का वेट करना पड़ता है। मैनुअल खेती में धान जैसे बीज उगाते हैं तो बीज उगाने के लिए बारिश चाहिए, लेकिन इसमें वो चीज़ का वेट आपको करना ज़रूरी नहीं है। इसमें पानी बहुत कम यूज़ होता है, इसमें लेबर बहुत कम यूज़ होती है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप इसके लिए हम आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम चलते हैं अपने मैनेजिंग ट्रस्टी, ARF के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर मोहन सक्सेना के पास। वो आपको इस विषय में और ज्ञान देंगे। तो जल के संकट के बारे में जैसा कि अभी आपने सुना, एक गंभीर समस्या है, लेकिन इस जल के संकट का समाधान दूर करने के लिए ख़ास तौर से कृषि एवं पशुपालन में हमारी संस्था ने हाइड्रोपोनिक मशीन का निर्माण किया। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी जो है, जैसा कि नाम से विदित होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो पानी के द्वारा पौधे में दिए जाते हैं। इसको सॉइललेस एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। तो हरे चारे की समस्या का निदान ढूंढने के लिए हमारे संस्थान ने इस हाइड्रोपोनिक मशीन का निर्माण किया और इसमें वो तमाम चारा की फसलें, जिसमें से मुख्य रूप से मक्का है, फिर उसके बाद जौ की है, बार्ली, ओट, इस तरीके की जो सामान्य फसलें हैं उनको 7 दिन के अंदर 8वें दिन आप उसको पशुओं को खिला सकते हैं। तो इससे चारा पूरे साल मिल सकता है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पानी की बहुत बड़ी बचत होती है। तो आम तौर पे जो चारे की फसल उगाई जाती है उसमें पानी बहुत लगता है, इसमें जो है वो बहुत ही कम पानी, लगभग 1/10 लगता है। तो समय की भी बचत होती है, पानी की भी बचत होती है और एक अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक चारा तैयार होता है। इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी को कह लें हमने यहीं तक ही नहीं सीमित रखा, और जो धान की पौध उगाई जाती है, गेहूं की पौध तैयार करने के लिए हमारे संस्थान ने इस ओर काम किया। और धान का तो जो है ये जिसको कह लें हाइड्रोपोनिक विधि के द्वारा धान की नर्सरी कैसे तैयार करें और उसको फिर ट्रांसप्लांटर के द्वारा बहुत कम समय में ही उसको रोपाई हो जाती है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 7 दिन के अंदर हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। किसी भी प्रकार के वीडीसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ता हैगा, और जिस समय उसकी रोपाई होती हैगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से जमती है और पैदावार में भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। तो राइस की जो वैरायटी हमारे हरियाणा में बहुत प्रचलित है, पंजाब में 11-21 और बनस्पति की और PB 15-11, ये सब किसान लोग उगाते हैं। नाबार्ड संस्था ने भी प्रोजेक्ट चलाया और करीब लगभग 10 वर्षों में 2009 से शुरू हुआ था, और हर बार खरीफ के समय हाइड्रोपोनिक विधि के द्वारा इसमें किसान जुड़ रहे हैं और अपने यहाँ वो जो है इसकी रोपाई कराते हैं। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समस्याएं और समस्याओं का समाधान दोनों एक साथ हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर समस्या है पर जल संकट की, तो उसका समाधान भी है, और वो समाधान हमारी संस्था कर रही है। और जिसमें यह है कि जल ही जीवन है, ये एक हमारा कैंपेन है स्कूल के बच्चों के साथ कि किस तरीके से जल का जो है वो कंजर्वेशन करें, अर्थात जो भी वर्षा का पानी है, तालाब पोखरे पुनर्जीवित करें, जिससे कि गांव का पानी गांव में रहे और जो पानी है उसका समुचित प्रयोग हो।
सिंचाई की में ड्रिप इरिगेशन को भी हम लोग जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है पानी, और खेती के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, और पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पे मैं एक बार अपने जो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन है, जितने भी सोसाइटीज़ के, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो वो प्लीज़ कोई ना कोई ऐसा प्लान करें, ऐसी कुछ प्लानिंग बनाएं कि हमारा जो रेन वाटर होता है हम उसे हार्वेस्ट कर सकें। और अगर सारी कॉलोनीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई ना कोई सिस्टम होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और इस पानी को हम रिसाइकिल कर सकेंगे और इसको फिर रीयूज़ कर सकेंगे। और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी वाटर स्कार्सिटी को फेस ना करे, ऐसी मेरी विश है। क्योंकि अभी हमने शिमला का ही एक इंसिडेंस ले लीजिए, 2018 में शिमला आउट ऑफ वाटर था फॉर 1 वीक। तो शिमला के लोग इस स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना पानी के रहना कितना मुश्किल है। उन्होंने तो ये चीज़ फेस करी है। तो अब आगे गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो आप सब भी जानते ही होंगे गर्मियों में कितनी पानी की दिक्कत हो जाती है। दिल्ली में खासकर जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें पानी की दिक्कत हो जाती है। कई गांव हैं उनमें भी बहुत दिक्कत होती है, दूर दूर से पानी लोगों को लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो अब रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, वो सब अंडरग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड है। और वही अगर डिप्लीट होता जाएगा तो कैसे लोग सर्वाइव करेंगे, जो हमारे गांव के लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस और आप ध्यान अपना आकर्षित करें और कोशिश करें कि पानी को वेस्ट ना करें, पानी को व्यर्थ ना गंवाएं। अपनी जितनी भी आपकी वाटर टैंक्स हैं उनमें अलार्म लगाएं, ताकि जब वो फिल हो जाते हैं तो मोटर बंद की जा सके और पानी अननेसेसरी वेस्ट ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ARF चैनल।